हेलो जामिया अलीगढ़ के मुसाफिरों। तो पिछली क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन वाला पार्ट किया था और आज हम लोग लेकर आ गए हैं रेस्पिरेशन वाला पार्ट। तो इसमें रेस्पिरेशन से जितने भी कॉन्सेप्ट है आज इसमें डिकोड करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलते हैं आगे। आज हम आपके लिए रेस्पिरेशन का बहुत डिटेल में नोट्स लेकर आए हैं जो कि आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज इसमें रेस्पिरेशन के बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम देखेंगे, जिसमें हम ये भी देखेंगे सेलुलर पाथवे टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें बहुत डिटेल में हमको दिया हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस चैप्टर में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है हमको, इसका ब्लूप्रिंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में रेस्पिरेशन में कौन कौन से टॉपिक होगा जो कि मेनली इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला आता है सेलुलर फाउंडेशन, दूसरा होता है अक्रॉस द किंगडम, तीसरा होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी और फोर्थ होता है एग्जाम एक्सिक्यूशन। इसके अकॉर्डिंग मैंने ये बहुत अच्छे से डिटेल में नोट्स बनाया है। तो बिना वक्त गवाए हम चलते हैं डायरेक्टली नोट्स पे। सबसे पहला टॉपिक हमारा देख लेते हैं, एक मिनट। द फर्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन। तो ब्रीदिंग में बस क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक डायरेक्टली इन्वॉल्व द स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स ऑफ लंग्स। तो ये डायरेक्टली किससे इन्वॉल्व होता है, लंग्स से होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें ब्रीदिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इंक्लूडिंग द ब्रीदिंग एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब जो फूड में होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फूड। फूड में ऑक्सीजन का यहाँ पे रिएक्शन होता है जिससे ऑक्सीडेशन होगा और इससे क्या होता है, एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या होता है आगे हम देखेंगे। और ये एटीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है किसी भी काम करने के लिए, ठीक है। ओके। और ये हमारा रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो रेस्पिरेशन होता है टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको देखने को मिलेगा कि इट इज़ एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हम लोग जानते हैं, एक मिनट में थोड़ा इसको इरेज कर दूँ। तो फोटोसिंथेसिस में ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये क्लोरोफिल वगैरह से यहाँ पे मिलता है। क्लोरोफिल, मैं क्लोरोफिल थोड़ा सा लिख देता हूँ, एंड सनलाइट। सनलाइट, तो ये हमको मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब इसी चीज़ का एग्जैक्टली अपोजिट है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अगर ये दोनों रिएक्शन करता है तो ये हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी। इसी एनर्जी को हम लोग एटीपी में मेजर करते हैं। आगे देखेंगे एटीपी के बारे में एकदम डिटेल में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं एनर्जी करेंसी। इसी की बात मैं कर रहा था, एनर्जी करेंसी क्या होता है। एनर्जी करेंसी इसी को बोलते हैं एटीपी। ये आपका सवाल आ सकता है, व्हाट इज एनर्जी करेंसी। तो एटीपी, अभी एक्चुअली एटीपी है क्या। तो एटीपी हमारे बॉडी में जनरेट होता है। अभी एटीपी जनरेट कैसे होता है, तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी पाया जाता है एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी पाया जाता है और ये काफ़ी लो एनर्जी स्टेट होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट इन सेल। अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाते हैं, फिर से ये सब सारे प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक फॉस्फेट आकर इसमें मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे है डाई। डाई का मतलब होता है दो, डाई फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट का दो मॉलिक्यूल है। अब इसमें एक फॉस्फेट और आकर मिल जाता है। अब ये हो गया तीन, और तीन को हम लोग बोलते हैं ट्राई, और उसी से हमारा बनता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ये आपको एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी स्टोर होता है। इसमें एडीपी में क्या होता है, काफ़ी लो एनर्जी होता है, वहीं एटीपी में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है। और ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी कितना होता है, तो 38 होता है। ये 38 क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट वहाँ पे करवाया है, द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये होता है एटीपी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एडीपी क्या होता है और एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीपी में कितना एनर्जी का जनरेशन होता है और एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन से होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस का कुछ प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12 और O6, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाता है, रेस्पिरेशन के पहला प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन का पहला प्रोसेस होता है कि ग्लूकोज जो होता है ये हमारा दो अलग अलग हिस्से में टूट जाता है। मतलब ग्लूकोज हमारा टूटता है, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लूकोज पायरुवेट में टूट जाता है और ये पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में टूटता है, ठीक है। और पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पायरुवेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। इस पायरुवेट को एक और नाम से बोलते हैं पायरुविक एसिड भी बोलते हैं।
पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। अब आते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। बस सिंपल सा डिफिनेशन याद कर लीजिएगा यहाँ पे, ये कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये पायरुवेट के फॉर्मेशन के बाद आखिर में होता कैसे है। तो एक मिनट मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। पायरुवेट बनने के बाद तीन तरीके से तीन केस हो सकते हैं। पहला क्या होता है कि पायरुवेट बनने के बाद यहाँ पे उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाए, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिल जाए, या फिर ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना मिले, या फिर ऑक्सीजन की कमी हो। ये तीन केस हो सकता है, पहला केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, ठीक है। मैंने टेबल वाइज बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नोट्स तो आपको ऑलरेडी किताब में भी लिखा रहता है, तो फिर मैंने उसको टेबल वाइज यहाँ पे नोट्स को पूरा अच्छे से बना दिया है, ठीक है। तो अब देखिए पहला केस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट केस ये है कि पायरुवेट को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रखें, अगर ऑक्सीजन उसमें अगर बढ़िया से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो अगर इसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमको उस रिएक्शन को बोलते हैं एरोबिक रिएक्शन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो एरोबिक एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बस एयर, अगर एयर का प्रेजेंस है तो जाहिर सी बात है उसमें ऑक्सीजन पूरा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब देख लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसमें क्या क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेशन हमने बताया था क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड 38 ATP। ये देख लीजिए ये कब मिलता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। ये नंबर आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब नो लॉस ऑफ फूड। यहाँ पे फूड की कोई भी बर्बादी नहीं होती है, सारा का सारा फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, क्या हो कि ऑक्सीजन बिल्कुल ही प्रेजेंट ना हो, ठीक है। और ये केस होता है हमारा फर्मेंटेशन में। अगर आपने 8 क्लास में फर्मेंटेशन पढ़ा हो, बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है 8 क्लास में, तो वहाँ पे देख लीजिएगा फर्मेंटेशन क्या होता है। और फर्मेंटेशन का प्रोसेस देख लीजिएगा ईस्ट में भी होता है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर फर्मेंटेशन करते हैं तो इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम लोग जितना भी इथेनॉल बनाया जाता है, अगर आपने 8 क्लास का अगर टॉपिक पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें बहुत डिटेल में ये बताया गया है कि हाउ टू मेक इथेनॉल। तो इथेनॉल को कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पे फर्मेंटेशन ही होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से, यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुवेट बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे बनेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए एयर है ही नहीं है। जब एयर नहीं है तो यहाँ पे क्या करता है कि ये हमारा बन जाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वेरी लेस एनर्जी 2 ATP। देख लीजिए कितना कम है, यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 2 है। अब इसमें देख लीजिए ये हमारा, ये कहाँ पे होता है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ पे प्रोसेस होता है, तो इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में होता है, इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग थर्ड केस में, यहाँ पे देख लीजिए थर्ड केस में क्या होता है, क्या हो जब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट हो लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये कहाँ पे होता है, इसी क्या बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इसको ही मान लिया जाता है कि अच्छे से एयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कहाँ पे होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये होता है हमारे मसल सेल में। अब मसल सेल में होता है तो क्या क्या बनता है, तो देख लीजिए मसल सेल में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और प्लस 2 ATP। ये भी बहुत कम बनता है। देख लीजिए यहाँ पे 38 बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है 2। तो देख लीजिए जब भी यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हमारा बहुत लो अमाउंट में एनर्जी का रिलीज हो रहा है, ठीक है। और ये कब होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन क्यों होता है हमारे बॉडी में, तो ये होता है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वेट लिफ्टिंग ETC। यहाँ पे देख लीजिए ये बहुत ही यहाँ पे लो एनर्जी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है हमारे बॉडी में, क्रैम्प है, ये हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रैम्प का फॉर्मेशन करता है, पेन, ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे बॉडी मसल्स में क्रैम्प और पेन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि मसल क्रैम्प कैसे होता है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से हमने डायग्राम वाइज समझा दिया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई एक बंदा है यहाँ पे और हेवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, हेवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे है ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड फास्टर देन ब्लड कैन सप्लाई इट, मतलब ब्लड को जितना जितना तेजी से सप्लाई करना चाहिए उससे ज़्यादा वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन मिल तो रहा है लेकिन पूरा तरीके से जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, उसको बोलेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये थर्ड वाला केस हो रहा है। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मसल सेल स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो मसल सेल में कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, तो एनारोबिक। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, तो मतलब ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है यहाँ पे। और लैक्टिक एसिड की वजह से देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मसल क्रैम्प्स और पेन होता है, जो अभी पीछे बताया था। अब उसको हम लोग रिलीफ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे वही बता दिया है कि रिलीफ कैसे कर सकते हैं। तो हॉट वाटर बाथ अगर करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल में है वो कम होने लगता है, ठीक है। या फिर आप एक मसाज करवा सकते हैं, या फिर कोई ऐसे मतलब रिस्टोर सर्कुलेशन, मतलब अपने बॉडी को छोड़ दीजिए फिर वो सर्कुलेट होकर ऑटोमेटिक सही हो जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको समझा दिया, ये आपको देख लीजिएगा, ये बोर्ड में आता है, ये बोर्ड का टॉपिक है, ठीक है, बोर्ड का भी टॉपिक है। और यहाँ से क्या होता है, एंट्रेंस का भी सवाल आता है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ज़्यादातर केस इस तरह का सवाल ये बोर्ड में आता है कि ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वाई डू वी गेट अ क्रैम्प्स इन आवर बॉडी, ठीक है, चाहे पेन इन आवर बॉडी इन मसल सेल्स, ऐसे कुछ सवाल कुछ भी आ सकता है घुमाकर, ठीक है। देख लीजिएगा।
अब आगे चलते हैं, यहाँ पे है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, पीवीआई बोर्ड। प्लस ये हमारा एंट्रेंस का भी, इसकी पॉइंट जो है एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने जो नोट्स बनवाया है टोटल के टोटल ये मतलब टोटली ये डिपेंडेंट है किस पर, मतलब एंट्रेंस पैटर्न पर डिपेंडेंट है। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि आप लोग जिस कोचिंग में पढ़ते होंगे वहाँ पे बोर्ड के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाया जा रहा होगा। ठीक है, मैं भी अपना जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बोर्ड और एंट्रेंस दोनों कवर होता है, कि जो बोर्ड वाला टॉपिक होता है उसको बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं उसको लिखवाया था। ठीक है, और एंट्रेंस वाला टॉपिक एंट्रेंस कल मैं अलग से मार्क करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले कंडीशन, एरोबिक में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। दूसरा होता है एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों चलेगा। ठीक है, अब आते हैं ब्रेकडाउन लेवल। तो ब्रेकडाउन इसमें यह होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड या ग्लूकोज बोल सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा फूड क्या होता है या ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है और वहाँ पे एनर्जी बहुत हाई मिलता है। इसमें क्या होता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जैसे हमने पीछे देखा हुआ था। जो हमने पीछे देखा है बस उसी को यहाँ पे एक जगह मैंने टेबलाइज कर दिया है। ठीक है, अब इन प्रोडक्ट लास्ट में मिलता क्या है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में लास्ट में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ये हमने देखा था। ठीक है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो तरीके का होता है, मैंने बताया था, एक में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और दूसरे में लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, अब एनर्जी कितना मिलता है, तो इसमें क्या होता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब 38 एटीपी का एनर्जी मिल रहा है। लेकिन एनारोबिक में क्या हो रहा है कि बहुत भी कम, इससे कंपेरिजन में बहुत ही कम मिल रहा है, 2 एटीपी का एनर्जी हमको मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आपको एरोबिक का एग्जांपल लिखना हो तो ये एग्जांपल देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरोबिक का रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है, ह्यूमंस में होता है, डॉग्स, अर्थवर्म्स, फिश, इंसेक्ट्स, ये सब में एरोबिक होता है, ईटीसी और भी बहुत सारी चीज़ है। एनारोबिक का कहाँ पे होता है, तो ये मेनली होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया में। ठीक है, ये आपको ईस्ट वाला टर्म थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ईस्ट बार बार रिपीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हमने ह्यूमन वाला तो देख लिया है, अब देखते हैं हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट का रेस्पिरेशन कितने तरीके से हो सकता है। तो प्लांट का रेस्पिरेशन 3 तरीके से होता है कि रेस्पिरेशन इन रूट्स पहला होता है, सेकंड है रेस्पिरेशन इन स्टेम और थर्ड होता है रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन रूट्स होता कैसे है। ठीक है, तो रूट्स में देख लीजिए एयर इज प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल्स में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है। और रूट्स में क्या होता है, रूट्स एयर एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। ठीक है, कि रूट्स जो है एयर को कैसे अपने तरफ एब्जॉर्ब करता है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से करता है। ठीक है, सेम उसी तरह अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन स्टेम कैसे होता है। तो स्टेम में क्या होता है, स्टेम 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा वीक स्टेम, एक होता है हार्ड, इसी को बोलते हैं वुडी स्टेम। ठीक है, और वीक स्टेम थोड़ा सा ग्रीन में मान सकते हैं, ये ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन स्टेम जहाँ पे भी होगा उसके अंदर होते हैं स्टोमाटा। ठीक है, और स्टोमाटा क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो ग्रीन नहीं है वुडी स्टेम होता है, तो उसके बीच में होता है, उसके बीच में जो छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं लेंटिकल्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेंटिकल्स। ये सवाल आ जाएगा लेंटिकल्स कहाँ पाया जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सॉफ्ट स्टेम यूटिलाइज स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहाँ पे लिखना एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, अब ये कौन कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उस तरह वुडी स्टेम क्या होता है, यूटिलाइज लेंटिकल्स प्रेजेंट इन द बार्क, बार्क का मतलब छिलका। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन लीव्स, लीव्स पत्तों में किस तरह होता है। तो पत्तों में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पत्तों में रेस्पिरेशन दिन भर और रात भर ये चलता रहता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन कम होता है, बट रात में रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है और रात में सनलाइट होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए दिन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का आउट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है, लेकिन नाइट में क्या होता है, उल्टा होता है। नाइट में क्या होता है कि ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। इसलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम है बढ़ जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है डे टाइम में देखिए ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट, ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन, ये अंदर की तरफ आता है। और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस डोमिनेट करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा तेजी से हो रहा है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। नाइट टाइम में क्या होता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट, और यहाँ पे क्या होता है रेस्पिरेशन डोमिनेट्स करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड के लिए भी। ठीक है, बोर्ड में आपका कैसा सवाल आएगा, राइट द रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, ऐसे आ सकता है। और ये राइट द वेरियस मेथड ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन, ऐसे कुछ भी सवाल आ सकता है। तो ये आपको यही 3 लिखना होता है, रेस्पिरेशन रूट्स और यही सब चीज़ आपको लिख देना है, रेस्पिरेशन इन स्टेम यही सब चीज़ आपको लिख देना है, और लीव्स। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं एनिमल रेस्पिरेशन ग्रिड। कुछ एनिमल्स होते हैं कि उनका रेस्पिरेशन का तरीका पूछता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अमीबा। तो ये सब आपको याद रखना है। तो ये मैं कुछ यहाँ पे लेकर आया हूँ, अमीबा, अर्थवर्म और फिश, ये कुछ हमारा मतलब पानी में रहने वाले जानवर है। इंसेक्ट हो गया, लैंड एनिमल्स हो गया। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से करता है। तो देखिए ये हमारा ये अमीबा का सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और इसी से क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, सिंपल डिफ्यूजन, बस आया गया, बस सिंपल सी बात है। अर्थवर्म, तो अर्थवर्म क्या करता है कि एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली अक्रॉस द मॉइस्ट स्किन, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अर्थवर्म क्या करता है, मॉइस्ट स्किन, ये आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है एंट्रेंस में। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिश, प्रॉन्स एंड म्यूजल्स। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन
डिजॉल्व इन वाटर, मतलब जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। उस तरह हम लोग देखते हैं इंसेक्ट का। इंसेक्ट क्या होता है कि छोटे छोटे स्पाइरिकल्स एंड ट्राइकिया होता है। स्पाइरिकल्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। और उससे क्या करता है, ये टाइनी पोर्स होते हैं, स्पाइरिकल कनेक्ट इंटरनल एयर ट्यूब्स, और वहाँ से ये लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। लैंड एनिमल्स, तो लैंड एनिमल्स में क्या होता है, जितने भी हवा में रहने वाले जानवर होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में सबके पास लंग्स होते हैं, लंग्स, फेफड़े, ठीक है। तो ह्यूमंस, बर्ड्स, लिजर्ड्स, डॉग्स एंड ये सब क्या होते हैं, फेफड़े की मदद से मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है कि फ्रॉग्स आर यूनिक एम्फीबियन दैट ब्रीथ यूजिंग बोथ लंग्स एंड देयर स्किन। ये आपको देखना है, एम्फीबियन जितना भी होता है ये दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये ह्यूमन के बारे में देख लीजिए कि ह्यूमन का रेस्पिरेशन कैसे होता है, बस इसको देखना है और ऑलमोस्ट हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ह्यूमन का सबसे पहले जो सांस लेता है तो कहाँ कहाँ से गुजरता है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले आ गया नोस्ट्रिल और नजल पैसेज, मतलब जो नाक में जो छोटे छोटे होल होते हैं दो, वो वाला हो गया, और नजल पैसेज जहाँ से हवा वहाँ से पास कर रहा है। तो नाक में क्या होता है कि फाइन हेयर्स एंड म्यूकस ट्रैप्स, ये यहाँ पे हमारा म्यूकस भी होता है और फाइन हेयर्स भी होता है, और ये क्या करते हैं, किसको ट्रैप करते हैं, द डस्ट पार्टिकल्स एंड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द एयर। तो जितने भी इम्प्यूरिटीज होते हैं एयर में और ये डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो ये जो एकदम पतले पतले जो बाल होते हैं नाक में और म्यूकस होते हैं उसको ट्रैप कर लेता है ताकि क्लीन हवा हमारे बॉडी के अंदर जाए, ठीक है। उसके बाद आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स ये वाला पोर्शन को बोलते हैं, यहाँ वाला। तो द ट्रांजिशनल पैसेज चैनलिंग एयर डाउनवर्ड, ये क्या करता है, फेरिंग्स अब यहाँ से इसको नीचे की तरफ मोड़ देगा, ठीक है। अब आते हैं विंड पाइप, इसी को बोलते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया देख लो, ये फेफड़ा का ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ठीक है। तो रन्स डाउन द नेक सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ द सॉफ्ट बोन, यहाँ पे कार्टिलेज टू प्रिवेंट कोलैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, विंड पाइप कौन से बोन से बना रहता है, तो कार्टिलेज से बना रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होता है कि ये दो पार्ट में जो टूट जाता है, यहाँ पे दो पार्ट में जो टूटा हुआ है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स इंटरिंग द चेस्ट कैविटी, तो इसको बोलेंगे ये हमारा हो गया ब्रोंकाई, ठीक है। अब आते हैं लंग्स, यहाँ से आगे चलेंगे, ब्रोंकाई के आगे वाला प्रोसेस अगले स्लाइड पर है, ठीक है। लंग्स, तो लंग्स क्या होता है, लंग्स इज प्रोटेक्टिव बोन रिबकेज एंड कवर्ड बाय द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लूरा। तो देखिएगा आप कभी भी अगर फेफड़ा वगैरह को अगर गौर से देखेंगे तो फेफड़े पर एक थिन लेयर होता है जो कि फेफड़े को बचाता है, उस लेयर को बोलते हैं प्लूरा, और ड्रिवन बाय द मोमेंट ऑफ रिबकेज एंड डायफ्राम। तो फेफड़ा क्या होता है, जैसे भी अगर उसमें सांस लिया जाता है फेफड़ा फूल जाता है, मतलब लंग्स पूरा फूल जाता है, और रिबकेज का क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट कैविटी का साइज, चेस्ट कैविटी में जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और रिबकेज भी क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। यही सारा प्रोसेस होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि ब्रोंका, ये हो गया हमारा ब्रोंका, इसी के बात में बता रहा था। ये हमारा ट्रैकिया हो गया, ये हमारा ट्रैकिया, ठीक है। ये हमारा ट्रैकिया आगे आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई, और एक ब्रोंकाई प्लूरल होता है और सिंगुलर में बोलते हैं हम लोग ब्रोंकस। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रोंकस। तो ब्रोंकस डिवाइड हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रोंकियोल्स। अब देखिए ये जो है, ये वाला पोर्शन है, ये छोटा छोटा, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियल्स, ठीक है। अब ब्रोंकियल्स में क्या होता है, छोटे छोटे एयर सैक होता है, देख लीजिए यहाँ पे, इसी को बोलते हैं एयर सैक, और इस एयर सैक को बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई, बस आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे यहाँ पे जितने भी ब्रोंकियल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, और ये मिलियंस में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, एल्वियोलाई प्रोवाइड अ मासिव सरफेस एरिया टू मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसमें गैस जाता है तो इसमें इतना ज़्यादा एरिया होता है कि पूरा फूल जाता है, और यही एल्वियोलाई जब फूलता है तो फेफड़ा का साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये जितना भी एल्वियोलाई है ये हर जगह एल्वियोलाई होता है, और ये इतना ज़्यादा होता है कि आप देख लीजिए एक फेफड़े में लगभग 80 मीटर स्क्वायर का एरिया उसमें छुपा रहता है। आप सोचिए कि 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई, इतना एरिया हमारे अकेले के एक फेफड़े में होता है। सोचिए कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये एल्वियोलाई में होता क्या है, तो एल्वियोलाई में क्या होता है कि जो हमने सांस लिया वहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, एल्वियोलाई ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, और जो बॉडी से बाहर निकालना होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप करके बाहर निकाल देगा, और ऑक्सीजन को ट्रैप करके हमारे बॉडी सेल्स के पास पहुँचाएगा। इसका मतलब जो हमने सांस लिया है ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, अंदर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको बाहर, शरीर के बाहर, मतलब बॉडी के बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यही सारा उसका प्रोसेस होता है एल्वियोलाई का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक डेटा है हमारा कि ब्रीदिंग में कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट वाटर लेते हैं, कितना परसेंट हमारा वाटर वेपर होता है। तो देखिए इनहेल्ड एयर का मतलब सांस खींचे, तब जब हमने सांस लिया तो हमारा ऑक्सीजन देखिए कितना परसेंट आता है, 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%, ये बहुत ही कम नंबर है, मतलब ये लगभग देखा जाए तो 1% से तो बहुत कम, 0.5% भी नहीं हुआ ये तो, ठीक है। और वाटर वेपर भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए इनहेल्ड एयर में 21% था, लेकिन एक्सहेल्ड एयर मतलब जब सांस छोड़ रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है घट गया, और घटकर कितना हो जा रहा है, 16.4%, मतलब लगभग 4.5% जो एयर है, सॉरी 4.5% जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, और जितना ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए लगभग यहाँ पे 4.5% ही यहाँ पे आया, आउटपुट हो रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें
वाटर वेपर, देखिए वाटर वेपर यहाँ पे बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर वेपर अलॉट, अलॉट का मतलब बहुत ज़्यादा होता है इसमें। आपने देखा होगा कभी भी शीशे पर आपने इस तरह अगर मुंह से अगर आपने गरम गरम सांस छोड़ते हैं तो वहाँ पे वाटर वेपर आ जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो यही वाला वाटर वेपर होता है जो कि हमने सांस छोड़ा है, जो एक्सहेल्ड एयर में होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। तो ब्रीदिंग रेट ये होता है कि कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन जिसको कोई बीमारी नहीं है, एकदम हेल्दी पर्सन है, तो 1 मिनट में जब रेस्ट पोजीशन में है, 1 मिनट में जितनी बार वो सांस लेता है उसको बोलते हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। तो नॉर्मल ये होता है 15 से 18। अगर 15 से 18 कोई अगर इंसान 1 मिनट में सांस ले रहा है एट रेस्ट, मतलब बिल्कुल ही वो रेस्ट में है, तब वो एकदम नॉर्मल है। अगर दौड़ रहा है तो जाहिर सी बात है सांस तेजी से तेज़ हो जाता है और ब्रीदिंग रेट हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि हेमोग्लोबिन का डेंसिटी कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डेटा मैंने डाल दिया जो कि एंट्रेंस में पूछा जाता है, ठीक है। तो मतलब लगभग डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब होता है 10 लीटर में, 10 लीटर ब्लड में लगभग 12 से 18 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है। बस आपको इतना ही देखना है। और हेमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ऑक्सीजन को ट्रैप करके बॉडी के पार्ट में हर जगह पहुंचा देना, बॉडी के सेल्स में, हर एक बॉडी सेल्स में, बॉडी सेल्स से पहुंचाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा एयर टू एटीपी कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये हमको बस इतना ही देखना है। एयर टू एटीपी कैसे हो रहा है, मतलब हवा से कैसे हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ से पहला प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, नॉस्ट्रिल में आता है, ठीक है। नॉस्ट्रिल से हमारा यहाँ पे गया, ये हमारा गया है, हमारा देखिए यहाँ पे ये हमारा चला गया है एल्वेलाई है। एल्वेलाई कहाँ पाया जाता है, लंग्स में। और लंग्स में देख लीजिए आपको बताया 80 मीटर स्क्वायर का सर्फेस एरिया ये कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ से ये कहाँ पे आएगा, देखिए कहाँ पे आया है, ये आया है ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम हेमोग्लोबिन जो लेकर यहाँ से आएगा, और हेमोग्लोबिन कहाँ पे लेकर आ रहा है, सेल में, टू द सेल। अब सेल में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन किससे मिल जाता है, पायरुवेट से मिल जाता है। पायरुवेट मैंने बताया है जो ग्लूकोज से कन्वर्ट होकर बनता है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से कन्वर्ट होकर पायरुवेट बनता है। तो पायरुवेट से जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो ये हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा कि 38 एटीपी का हमारा एनर्जी दे देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ से जाएगा, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ पे जाएगा, हमारा लंग्स में। अब लंग्स क्या कर देगा, इसको यहाँ से निकालेगा और बाहर निकाल देगा हमारा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब फिर से वही प्रोसेस होगा कि ऑक्सीजन को फिर से ट्रैप करेगा, फिर जाएगा लंग्स में। लंग्स से हमारा कहाँ पे जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से यहाँ पे हेमोग्लोबिन लेकर जा रहा है, कहाँ पे लेकर जा रहा है, सेल में। सेल फिर से सेल में, सेल के कौन से हिस्से में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से क्या हो रहा है, 38 एटीपी का हमारा फिर से एनर्जी बन जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वापस इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा कहाँ पे दिक्कत है, मैं फिर से मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है 1 पेज मास्टर चीट शीट यहाँ पे दे दिया है मैंने। इसमें है कि आपने जो जो चीज़ अभी तक पढ़ा है वो उस चीज़ का, जैसे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन क्या क्या है, पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस से, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस 38 एटीपी, ये मैंने जो जो पढ़ा है ये बस देख लीजिए। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना, पायरुवेट का ये फार्मूला होता है। पायरुवेट का फार्मूला वैसे ही मैंने लिखा था, C3H4O3, बस देख लीजिएगा। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखिएगा तो हमारा ये होता है CH3, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़िएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ग्रुप होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अमीबा कैसे सेल मेम्ब्रेन, अर्थवर्म कैसे रेस्पिरेशन करता है, स्किन, फिश गिल से करता है, इंसेक्ट स्पाइरिकल और ट्रैकिया से करता है, फ्रॉग्स लंग्स एंड स्किन बोथ से करता है, बस इतना ही आपको देखना है। अच्छा, ये प्लांट वाला में बताया था मैंने, रूट्स कैसे करते हैं, हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं, सॉफ्ट स्टेम स्टोमाटा से करते हैं, हार्ड स्टेम ये लेंटिकल से करते हैं। ये भी बताया था एक्सेल्ड ऑक्सीजन कितना होता है, इतना होता है 16.4, एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 होता है। रेस्टिंग में ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 15 to 18%। एल्वेलाई का सर्फेस एरिया कितना होता है, 80 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हेमोग्लोबिन का डेंसिटी कितना होता है, तो 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब कितना होता है, 10 लीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपने अगर बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये अच्छे से क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द हैवी फिजिकल एक्सरसाइज एक्युमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस कॉजेज मसल क्रैम्प्स। तो मैंने बताया है कि मसल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हमको क्रैम्प आता है, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूटिलाइज्ड बाय अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में मैंने बताया था स्किन, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द फार्मूला स्ट्रक्चर ऑफ पायरुवेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट का फार्मूला क्या होता है, तो आपको उसका फार्मूला देखना है C3H4O3। तो आपको यहाँ पे देखना, इसमें हमारा C3 तो है लेकिन H कितना हो जा रहा है, 3 4 5, ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं होगा, और ये तो ग्लूकोज का फार्मूला, इसका मतलब तीसरा बच रहा है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर वाइज भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये इक्वल टू मत समझ लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। रेस्पिरेशन हमने पूरा अच्छे से डिकोड कर लिया और पूरा अच्छे से आपको मैंने समझाया है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू।